Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. सप्तालॉजी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ नए तरीके से आज डिस्कस करेंगे वो इश्यूज। आप पिछला वाला वीडियो नहीं भूलिएगा देखने के लिए प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का, जिन्होंने आपको सिखाया है किस तरह उत्तर देना है। बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते रहते हैं, आप लोग जो भी हमारे कोर्स में जुड़ते हैं, यू ऑल नो हाउ टू आंसर वेरी वेल, लेकिन वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो विदाउट डिले वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। नमस्कार। नमस्कार जी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। अपने लोगों का अभिवादन यही है, जय राम जी की, राम राम, जय सिया राम। तो आज से मेरा अभिवादन सत्तोलॉजी के प्रति आदर प्रकट करते हुए जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जगन्नाथ। तो आपने कठिन विषय रखा है, बहुत कठिन विषय जी। एक्चुअली क्या है कि ये ट्रेंड्स आप तो अभी हम लोग पिछले ट्रेंड्स देख के कुछ बता तो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों में लिखा भी हुआ है, और एजुकेटेड केसेस भी हम लोग कर सकते हैं। ये स्पेकुलेशन नहीं है। इसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। हम बोलते हैं प्रमाण में वृत्ति के प्रमाण होते हैं, एक होता है अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो जो अनुमान कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष भी हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, और एक व्हाइट हाउस का एक वीडियो आया है जिसमें सारे अमेरिकन को मास्क पहना हुआ दिखाया गया है आज वापस। तो कुछ और भी प्लानिंग इधर उधर चल रही है। तो 2024 में 2020 से 2024 का पीरियड काफी कठिन पीरियड था। 24 तक हम लोग रिकवर हुए कोविड से, और अभी अनसर्टेनिटी दिख रही है लोगों को। तो 25 से आपका क्या क्या दिख रहा है आपको आगे? मैं फुर्सत से बात कर रही हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय रही। वहां पर स्वनाम धन्य अत्यंत प्रसिद्ध भगवत भक्त ज्योतिषी थे राम मोहन उपाध्याय जी। उनके सुपुत्र उनके पंडित चंद्रमौली जी उपाध्याय आज भी भारत के ख्याति लब्ध ज्योतिषी हैं। मैं तो उनको भैया कहती हूँ, वो मुझे दीदी कहते हैं। तो मेरी पत्रिका उनको दिखाई थी माँ ने। उसके बाद काफी आना जाना था, तो कभी कभी उनके श्रीमुख से कुछ सुनती थी। तब वो कहते थे कि ज्योतिष विद्या भविष्य में झांकने की विद्या है, किंतु भगवान जितना चाहते हैं बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी उतना ही देख सकता है। अब ये दूसरी विषय बात मैंने कही, जो मैंने रामचंद्र उपाध्याय जी के श्लोक से सुनी थी कि बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, किंतु वो भी किसी समय उतना ही देख पाएंगे जितना भगवत इच्छा है। और इसका उदाहरण वो देते थे दो, श्री राम जानकी विवाह और श्री राम का जो अभिषेक होना था और उसके बाद वनवास हुआ था। दूसरी बात जो उन्हीं से मैंने सुनी थी कि जो ग्रह दशा है जन्मांग में और हाथ की जो रेखाएं हैं, ये हमारे संचित कर्मों का फल होता है। तो जब फल होने ही लगता है और उस फल होने में कुछ हो नहीं सकता है, तो उस संचित कर्म को प्रारब्ध कहते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे इन तीनों कैटेगरी में चर्चा, कि अब तो ये फल होगा ही होगा, क्योंकि इतने कर्म संचित हो चुके हैं। वो कर्म पुण्य कर्म हो सकते हैं, पाप कर्म हो सकते हैं, क्लिष्ट कर्म, ये मैं भाषा बोल रही हूं जो मैंने उन्हीं से सुना है। क्लिष्ट कर्म हो सकते हैं, अक्लिष्ट कर्म हो सकते हैं, और इन दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है। तो वो हुआ प्रारब्ध। दूसरा है कि अभी प्रारब्ध वाली स्थिति नहीं बनी है, अभी संचित कर्म है। तो इसमें मानव जो निरंतर कर्म कर रहा है, उसके द्वारा
संचित कर्मों के परिणाम में निरंतर हस्तक्षेप कर रहा है, शुभ भी अशुभ भी, क्लिष्ट भी अक्लिष्ट भी। और इसी के साथ एक तीसरी श्रेणी है क्रियमाण कर्म, जो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उसके फल बहुत से हमको मिलेंगे और बहुत से वर्तमान कर्म के फल अभी नहीं मिलेंगे, वो आगे भविष्य में। तो दो बात, एक उतना ही दिखता है जितना आपका सामर्थ्य है। आप बहुत सामर्थ्यवान हैं तो भी उतना ही दिखेगा जितना दैव इच्छा है। दो बात। तीसरी बात, कुछ फल हैं जो घटित होकर रहेंगे, भले दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषी को, दैवज्ञ को के सामर्थ्य देखने की है या नहीं, सामर्थ्य है लेकिन उसको दिखना नहीं है क्योंकि दैव की यही इच्छा है। तीन बात हो गई। चौथी बात, कर्म संचित तो हो गए हैं लेकिन अभी हम वर्तमान कर्मों से हस्तक्षेप करके उसकी धारा को, उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं, उसके प्रभाव को अपने लिए अनुकूलन कर सकते हैं। भयंकर प्रतिकूल है तो थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और चौथा, निरंतर कर्म करके आने वाले भावी को सुंदर या खराब बना सकते। अब इस 5 दृष्टि से देखकर मैं 2025-29 पर बात करती हूँ, व्यक्ति नहीं, वैश्विक घटनाएं। पहला, मेरा सामर्थ्य अल्प है लेकिन कई बार भगवान प्रसन्न होके अल्प सामर्थ्य के मुख से भी बहुत कुछ कहलवा देते। अल्प सामर्थ्य के अन्य कारणों से, सदाचार से या किन्हीं कारणों से भगवती सरस्वती की कृपा है तो अनायास वो कुछ कहते हैं या सायास कहते हैं, वो सत्य होता है। तो मैं उस अर्थ में अल्प बुद्धि हूं, भविष्य बताने के लिए भगवती की कृपा है। क्योंकि कल मैं अपना एक वीडियो देख रही थी जो 2013 में मैंने, कल रात को आधा ही सुना मैंने, 2013 में पतंजलि योग पीठ में किया था और उसमें मैंने कहा खुले आंखों से सपना दिखा रही हूँ। वो दीजिएगा, वो वीडियो दिखा देंगे, लोग सुन लेंगे। और उसमें मैंने कहा कि ये सपना अगले 15 साल में सच होने जा रहा है। 2018 में, 28 में, आपका पीरियड है 2025 से 2029। तो वो वीडियो बहुत विस्तार से है, मैं चाहूंगी लोग सुनें। अब जो तीनों बात करूंगी, संचित कर्म का फल तो आकर रहेगा। तो आइए पहले संचित कर्मों के फल पर, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, विश्व का जो प्रारब्ध है उस पर चर्चा करें। तो करूं आदित्य जी, आप कुछ कहेंगे? एक्चुअली सबसे पहले हम लोगों को जिस विषय में बात करना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूरोप और अमेरिका से, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यूरोप और भारत से नहीं, भारत सेविंग द स्वीट फॉर द लास्ट, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। डूबते सूरज जैसा आपकी इच्छा, नहीं तो मैं कहती उगते सूरज से बात करो। चलो डूबते सूरज से बात कर लेते हैं, आपके यहाँ रात्रि है, हमारे यहाँ प्रातः काल है, थोड़ी देर से। चलिए, तो यूरोप अमेरिका का जो संचित कर्म है वो क्या है, और थोड़ा सा 2 मिनट में उनका इतिहास देख ले। सेंट्रल एशिया से आकर बसे, आने के बाद किन्हीं कारणों से उन पर चर्च नामक एक तामसिक प्रवाह का आक्रमण होता है। वो हर प्रकार से छिन्न भिन्न अस्त घायल समाज है, सभ्यता हम उसको नहीं कह रहे, घायल समाज हो जाता है। और इस घायल समाज से एक पीरियड है कोलंबस वास्को डिगामा का, उनके इतिहास लेखन में, उनके लेखन में, वो उसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं, एनलाइटनमेंट का पीरियड कहते हैं, वगैरह वगैरह। साइंस का पीरियड कहते हैं, चर्च के टूटने का पीरियड कहते हैं, कालिक से, अंधेरे से उनके निकलने का काल कहते हैं। तो इस कालखंड में इनके द्वारा
जानबूझकर संस्कार से अनजाने संपूर्ण संसार में भयंकर पाप हुआ। इनका स्वामित्व फामित्व दुनिया में नहीं हुआ है, ये झूठ है। इनके द्वारा अकथनीय पाप हुआ है। पहले हुआ है जो आप नक्शा दिखा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यूरोप वालों के द्वारा, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये मेनलैंड के बाहर जो द्वीप हैं, इनमें अकथनीय पाप हुए। फिर अफ्रीका में अकथनीय पाप हुए हैं। अफ्रीका में भी थोड़े देर बाद हुआ है, फिर एशिया में हुए हैं और उसके बाद अफ्रीका में। इस पाप कर्म के फल से, अन्य पापों की बात नहीं कर रही हूं, डकैती, लूटपाट, चोरी, छिनैती, छल के बल से इन्होंने अन्यों के धन को लूटा है, अन्यों की संपत्ति को नष्ट किया है, लूटा है, अन्यों का अनेक प्रकार का नरसंहार किया है, लूटा है। और केवल इतना नहीं, इन्होंने पंच महाभूतों के जगत में भी हस्तक्षेप किया है। यहाँ का जीव जंतु वहां, वहां का जीव जंतु वहां, फ्लोरा एंड फाउना का एब्सर्ड, स्टूपिड, अनसाइंटिफिक, इररिलीजियस ट्रांसफर किया है। अब इसका फल, इतने लार्ज स्केल पर पाप का फल तो इनको पाना है, लेकिन ये पाप हुआ है संपूर्ण पाप चर्च की प्रेरणा से। तो एक क्षणिक इनके पास समृद्धि दिखाई देती। आपके चैनल पर यूरोप का जो मैं 33 भाषण दिया है, उसमें दिखाया है यूरोप में तो समृद्धि दिखाई देती है 1970 के बाद, और सारे यूरोपियन साक्ष्यों के द्वारा दिखाया है, और कथा गढ़ दी गई है, जिसको ये नरेटिव कहते हैं। नरेटिव गढ़ दिया गया है, मानो 100-150 साल से ही ये समृद्ध थी, और जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप कहते हैं, कनाडा वगैरह कहते हैं, इनमें समृद्धि 45 के बाद दिखने लगी। तो ये जो क्षणिक समृद्धि आई इनके यहाँ, ये आर्टिफिशियल है। इसका कोई सभ्यतागत इनके पास विरासत संभालने की, बनाने की, चलाने की नहीं है। लूटपाट छिनैती के धन को भी संभालने की कोई सामर्थ्य, बुद्धि, परंपरा इनके पास नहीं है, क्योंकि ये लूटपाट छिनैती भी इनकी स्मृति में इन्होंने, अब इसको यूरोपीय समाज कहे, क्रिश्चियन समाज कहे, सेंट्रल एशिया से आकर बसे हुए प्रवासी समाज कहे, इन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो उस लूटे हुए धन को संभालने का भी सामर्थ्य इनमें नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है, स्पेन ने इतनी भयंकर लूटपाट की। आप ही ने बताया था 6000 जहाजों में कितना हजार टन सोना स्पेन पोर्चुगाल के पास आया पहले 100 साल में। साफ 16th सेंचुरी में ये साफ है। 17th में डच के पास आया, 17 साफ है। 18th में इंग्लैंड के पास आया, हमारा कहना है 19th में आया, क्योंकि 18 तक कुछ सोना फोना नहीं आया है कहीं भी इंग्लैंड के पास। 1757 में 3 साल आया है, 1757 से 1760। 19वीं में आया इंग्लैंड के पास, 20वीं में साफ, 20वीं में आया है अमेरिका के पास, 20वीं में ही साफ हो गया। 100 साल भी ये डकैती को संभाल के रख ना पाए। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कहते हैं, ट्रेड की बात कहते हैं, फाइनेंस और बैंकिंग की बात कहते हैं, ये सब तो इनके लिए अपरिचित क्षेत्र है, पहले कभी जाना ही। दूसरों का नकल करके किया, नकल भी ठीक से नहीं किया, डकैती में, छिनैती में, हड़बड़ी में, स्टूपिडिटी के साथ नकल किया, इसलिए टिक नहीं पाए। आप ही के चैनल पर बात हुआ है, आप ही ने बताया है कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वालों ने
और यूरोप वालों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर कर दी एशियन कंट्रीज को अलग अलग समय। आखिरी स्टेज में कम्युनिस्ट चाइना में जिसको कहते हैं वहां ट्रांसफर की, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो रहा है। अरे भाई, हम तो लाखों साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ही तुम्हारा टोटल बल था, तुमने उठा के ट्रांसफर कर दिया, तुमने उठा के ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद तुम खोखले हो गए। तो यूरोप और अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका 50 साल 100 साल 50 साल 100 साल मानवीय इतिहास में कैसे है। मेरे 90-70 साल की हूँ, 10-15 साल और जीऊंगी। 70 साल में भी 1 साल की क्या गिनती है। तो इनका 100 साल या 125 साल या 80 साल गणना अलग, उससे अधिक गणना यूरोपियन लिटरेचर में नहीं है, यूरो अमेरिकन लिटरेचर। ये एक आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल अपेंडेज है। किस पर है? सेंट्रल एशिया के प्रवासी सनातनियों पर, जिन पर चट के आक्रमण से जो छत विक्षत समाज था, उस छत विक्षत समाज के ऊपर एक आर्टिफिशियल अपेंडेज है एशियाई अफ्रीकी दोनों अमेरिकी समाज के धन संपदा समृद्धि का। वो बिखरने का प्रमाण एकमात्र एक टेबल देख लो। अंकल जी वो देंगे मुझे, एंगस मेडिसन का एक टेबल मैं दिखाती हूँ, अपेंडिक्स में दिया हुआ, अभी उसका नंबर बताती हूँ, जिसमें वो रेट ऑफ ग्रोथ की चर्चा करता है। 2 मिनट में मैं दिखा रही। तो रेट ऑफ ग्रोथ तो आपकी डिक्लाइनिंग रही है। एक बार एक टॉक मैं करना चाहूंगी केवल रेट ऑफ ग्रोथ के उस चार्ट पर, पूरा एक टॉक करूंगी मैं। तो ये तो जा रहे, बहुत संक्षेप में अगर मैं बात करूं, जो बहुत लंबा हो गया प्रश्नोत्तर की दृष्टि से, तो ये जा रहे। मैं 2 चीज केवल दिखा दूं। मेरा एक भाषण है, ये वाला, इसका यहाँ दिया हुआ, इस पे लिखा हुआ है बहन कुसुम लता का, एक मिनट, बहन कुसुम लता के कुछ का भाषण या भारत का इतिहास, ऐसा कुछ। इसको सुन लीजिए। मैंने उस समय कहा था, तब तो नरेंद्र मोदी भी थे नहीं, 2013 का है। और एक टेप जो बता रही हूँ, टेप ये है एंगस मेडिसन की पुस्तक में पेज नंबर 262, टेबल नंबर B19, रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड जीडीपी 20 कंट्रीज एंड रीजनल टेबल्स, 0 AD से 1998, और पहले 1500 साल के लिए यूरोप अमेरिका एंगस मेडिसन में एब्सेंट है। एंगस मेडिसन के अनुसार 1500 साल का यूरोप और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को देखने योग्य कुछ नहीं है। ये अकेले टेबल का अध्ययन कर ले तो इनके समाप्त होने की कहानी जानकार लोगों की समझ में आ जाएगी, और एक एपिसोड अपने लोग 30-35 मिनट का कर लेंगे केवल एक टेबल पर। तो मैंने प्रारब्ध की कथा बताई। अब 2-4 मिनट और अगर हम कहें कि संचित करें यही कथा, क्रियमाण भारत की शरण में आ जाओ, मेरे नरेंद्र की शरण में आ जाओ, पुनः चर्च के दलदल में नहीं फंसोगे, पुनः पाप कर्म के दलदल में नहीं फंसोगे, सनातन धर्म की शरण में आ जाओ। लद्दाख को देखो ना, तिब्बत को देखो ना,
वहां की क्लाइमेट, जलवायु और भू संरचना यूरोप की भू संरचना से अधिक कठिन है, अधिक दुर्गम है, अधिक विषम है मानवीय जीवन के लिए। किंतु सनातन धर्म के आलोक के कारण क्या सुंदर जीवन रहा है तिब्बत का लद्दाख। तो आपके पास हस्तक्षेप का यूरो अमेरिकन, जो हमारे भारतीय बंधु हैं, क्योंकि सब के सब सेंट्रल एशिया से गए हैं, भरतवंशी हैं, वृषल क्षत्रिय हैं, इनका एक नाम हमारे पुराणों में वर्णित है, शक, और अनेकानेक नाम वर्णित है। ये पहलव हैं, कुषाण हैं, किन्नर हैं, किरात हैं, हूण हैं, दरद हैं, अनेक बहुत सारे, तुरुस्क हैं, मंजू हैं, बहुत नाम है। तो हमारे जो ये भाई बंधु हैं, जो पहले तो जाकर यूरोप, जब ये जम्बू द्वीप है यूरोप के उन ठंडे दुर्गम, जम्बू द्वीप के उन ठंडे दुर्गम इलाकों में जाकर बसे, और 17वीं 16वीं शताब्दी के बाद दोनों अमेरिका में जाने लगे। लेट 1920 में ये ऑस्ट्रेलिया गए। इनके पास एक एक अवसर है। कौन सा अवसर? करने वाला कर्म, करने वाला पुरुषार्थ। भारत के राजनैतिक शरण में आओ और सनातन धर्म के शरण में जाओ। आप वही के तो हो। अपनी जड़ों पर लौटो, अपनी देवी देवताओं का आवाहन करो। मैं जब गई थी फिनलैंड 1993 में, तब हेलसिंकी में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज या इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में मेरा एक भाषण हुआ था, और मैंने उनका आह्वान किया था। वहां अनेक अनेक देवी देवता हैं, अनेक अनेक हैं, थे नहीं, हैं। अमेरिका में भी है, यूरोप के बाकी क्षेत्र में भी है। अपने देवी देवताओं का स्मरण करो, वो प्रकट होंगे, तुमको अपने स्नेहिल आलिंगन में लेंगे, आशीष देंगे। और उस हॉल में, अगर सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के हॉल में भाषण हो रहा था, तो कौन थे? वहां की फैकल्टी, वहां के रिसर्च स्टूडेंट, और शायद 2 4 10 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। आंखों में से पानी झर रहा। तो ये अवसर आपके सामने है। जी आदित्य जी, मैंने समय ज्यादा ले लिया, आदत खराब है। क्या है कि जो ये विषय बहुत गंभीर है। इतने जितने भी हमारे अटैक्स हो रहे हैं या जो लोग बातें कर रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि उसको ठीक से पर्सपेक्टिव में देखा जाए। ये वीडियो पिछले वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में है। पिछला वीडियो जो आपका था उसमें आपने बताया किस तरह प्रत्युत्तर दिया जाए, और इस समय लोगों को फ्यूचर प्लानिंग की भी आवश्यकता है। भारतीयों को भी है और अमेरिकन को भी है। नेटिव अमेरिकन ने तो इनके विरुद्ध कैंपेन छेड़ा हुआ है, लैंड बैक, गेट आउट, ये बोल रहे हैं। कि बोलते हैं हमारा मूल कलर ब्राउन है, आप लोग बाहर से आए हैं, अगर आपकी गोरी चमड़ी है तो आप इधर नहीं बिलोंग करते। तो वो ओपनली बोल रहे हैं सब लोग। तो 9 मिलियन वॉइसेस उधर से वो आ रही है। प्लस आप लोग पूछिए ना कि भाई हु यू आर, अपना परिचय तो दो। नस्लवाद जो कह रहे हो, तुम्हारी नस्ल कहाँ है? तुम्हारा डीएनए कहाँ है? यूरोप में तो मनुष्य था नहीं, तुम्ही ने लिख रखा है। वो जो मैंने हार्पर कॉलिंस का एक एटलस दिखाया था और एक डीके का दिखाया था, आज लेके नहीं बैठी हूँ, छोड़ दीजिए पंकज जी, समय नहीं है। तो उन सब नक्शों को दिखा के एक बार फिर दिखा देती हूँ आपके चैनल पर। यूरोप सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा भाषण अमेरिकन को दिखाइए और पूछिए कौन हो तुम? एशियाई भारतवंशी हो कि नहीं हो? तुम्ही ने तो लिख रखा है। इन्होंने ही यूरोप में एक सीरीज चला रखा है, वी द पीपल ऑफ यूरोप।
तो तुम स्वयं को क्या बता रहे हो भरतवंशी? तो अपने अग्रजों से कैसे लड़ पाओगे भाई? लड़ोगे तो नष्ट होगे, शरण में आओगे, अभय दान देना हमारा धर्म है, हम तो शत्रु तक को अभय देते हैं, तुम तो हमारे बिछड़े हुए भी भाई नहीं हो, हम तो तुमको याद करते हैं। अब ये तो कहना होगा ना, और अगर भारतीय ये नहीं कहते हैं तो धर्मच्युत है। आप ये काम कर तो रहे हैं आदित्य जी सत्योलॉजी के द्वारा, नहीं, मैंने तो आप कंक्लूसिवली प्रूव किया है। निरंतर उनको निमंत्रण दे रहे हैं, घर में लौटो बेटे, भाई घर में लौटो, दूसरे की अच्छा, सीना झपटी की कोई जरूरत नहीं है। सनातन धर्म के आलोक में आओ, सेंट्रल एशिया आओ और उसको बसाओ अपने घर जी। सो इंडियन इंडियन हैप्लो ग्रुप जो है जीन्स का, मैं एक्चुअली जीन्स थ्योरी में पूरी तरह विश्वास नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और जीन थ्योरी बनाई गई थी यूरोपियन रेसिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए। जो तो आई होक्स है, होक्स है, फ्रॉड वो है, डीएनए थ्योरी बनाई गई थी उससे। वो तो सब सिद्ध लेकिन हो चुका है। तो चलिए उनका जीन थ्योरी मान ले, तब भी कॉमन हाप्लो ग्रुप तो निकलता है, तब भी हमारे ही वंशज निकले। तो अगर उनका भी थ्योरी मान लिया गया, अमेरिका वालों ने एक रिसर्च किया था ना कि सब के सब यूरोपियन चंगेज खान के बेटे हैं। ये तो भी 25-30 साल पुरानी रिसर्च, अमेरिका वालों की, जहां आप बैठे हुए। ये कौन है? महान सनातनी सम्राट, जो महाकाल का उपासक है, देवी जगदम्बा का उपासक है, देवराज इंद्र का उपासक है, मेरू पर्वतवासी है, ये तो आप बता रहे थे मुझे। बिल्कुल और आपने कितनी वार्ताएं की हैं सत्योलॉजी पर। बिल्कुल। अच्छा, एक अब हम चलते हैं, चलिए अमेरिका पे, पश्चिमी लोगों पे हो गया, अब थोड़ा भारत की दूसरी तरफ चलते हैं, चीन की तरफ। क्योंकि चीन चीन और कोरिया, उसमें से सबसे ज्यादा जो अभी चीन थोड़ा लाइन पे आ रहा है, इंडो चाइना, हर जगह वो पुराने सनातनी स्थल को ढूंढ रहा है, अपनी नई पहचान बना रहा है। एक बात को मैं चीन को जरूर मानूंगा, चाहे जैसे भी कंट्री हो, उसने कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू क्रिश्चियनिज्म को घुसने नहीं दिया चीन में, कहीं पर भी। दूसरी बात, साउथ कोरिया ने और नॉर्थ कोरिया ने भी ये जान लिया कि वो क्रिश्चियनिज्म को घुसने नहीं देगा, उसको मालूम है उसके थ्रू स्पाइज आते हैं। साउथ कोरिया इज द फर्स्ट कंट्री जो क्रिश्चियनिज्म को उसने एक्सेप्ट किया और परमानेंटली अपने कल्चर को डैमेज किया। क्योंकि तो जापान, अमेरिकन प्रभाव था ना, अमेरिकन प्रभाव। यूएसए का प्रभाव। तो अभी इस क्षेत्र का क्या होगा, हमारे चीनी भाइयों का क्या होगा? वो तो बहुत कर देते थे, हमको कर नहीं दिया बहुत सालों से। अब देखिए, मेरी बहुत सीमित बुद्धि से मैं बता रही हूँ 2025-29 में क्या होना है। 2025-29 में चीन नाम का एक नन्हा सा क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी के पैशाचिक शिकंजे से मुक्त हो जाए। क्यों मुक्त हो जाएगा? डिक्टेटर की आयु 70 से अधिक नहीं होती है। शी जिनपिंग की आयु 70 से अधिक हो गई है, किंतु अधिक होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी पर उसका कंट्रोल टूट चुका है। अगर वो अभी लंबा चल रहा है, उसको चला रहे हैं अमेरिका और रूस, दोनों। दोनों क्यों चला रहे हैं? अमेरिका चला रहा है पुतिन को थामने के लिए, पुतिन चला रहा है अमेरिका को थामने के लिए। शी जिनपिंग को दोनों ठीक लग रहा है, क्योंकि उसको दोनों को थामना है। तो चीन मुक्त हो रहा है, लेकिन आज चीन के नाम पर जो नक्शा दिखाया जा रहा है वो तो चीन नहीं है। तो मंचूरिया भी मुक्त हो रहा है कम्युनिज्म से, मंगोलिया भी मुक्त हो रहा है, तिब्बत भी मुक्त हो रहा है। माना उन्होंने कम्युनिज्म चर्च को नहीं आने दिया,
लेकिन कम्युनिज्म स्वयं चर्च का एक विद्रोही ऑफशूट है। चर्च जैसा या चर्च से भयंकर या चर्च से जरा सा कम, निर्मम, नृशंस और पैशाचिक है। तो हिन्नान भी मुक्त हो रहा है, और ये जब पेड़ की जड़ कट के गिर जाएगी तो दोनों कोरिया भी मुक्त हो जाएंगे। कोरिया तो दो है नहीं, इसके बीच में लाइन खींचा हुआ है। किसने? चर्च ने और कम्युनिज्म ने। कम्युनिज्म मतलब सोवियत रसा, चर्च मतलब यूएसए। इन लोगों ने एक लाइन खींचा हुआ है। तो इसका मामला तो यही है। और जो वस्तुतः चीन है, चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, सीक्योंग, तिब्बत, ये सब तो भारत के शिष्य देश हैं। ये सब भारत के करद देश हैं। करद का मतलब कर देने वाले, टैक्स देने वाले। कैसे? जैसे बंगाल है, जैसे बिहार है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश है। हमारे ही अंग उपांग है। जैसे कुसुमलता केडिया नाम जिस शरीर का है, उस शरीर में एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, हाथ में अंगुलियां हैं, नाक है, आंख है, कान है, मुंह है। ये सब इस देह को पोषित करते हैं और इस देह से पोषण पाते हैं। और उस पूरे शरीर प्लस पता नहीं काहे काहे का नाम कुसुमलता के लिया है। तो भारत जिसका नाम है, उस भारत के ये सब अंग उपांग है। और राजनैतिक दृष्टि से सब कर देते रहे हैं। कब तक देते रहे हैं? जब तक वहां मांचू सम्राट है। मांचू सम्राट कब तक है? यूरो अमेरिकन के अनुसार 1911 तक, जापानियों और मांचुओं के अनुसार 1931 तक। टैक्स कैसे देते हैं? टैक्स देने के बहुत प्रकार होते हैं। उसको ये यूरोपियन और चीनी लोग ट्रिब्यूट कहते हैं। तो ट्रिब्यूट तो भारत 1930-31 तक आया है। किसके पास आया है, कैसे आया है, ये मांचुओं के रिकॉर्ड को देख लेने की जरूरत। तो इनका भी भविष्य उज्जवल है, क्योंकि कम्युनिज्म का जो लबादा है ये 1949 के बाद का लबादा है, 60-70 साल का लबादा है। इसके उभरते ही सनातन धर्म अपने आलोक से इन सबको आलोकित कर देगा। यहाँ झंझट ज्यादा बड़ी नहीं है। बड़ी झंझट ये जिसको यूरोप अमेरिका कह रहे हैं, यहाँ पर है, 1001 साल की है। लेकिन वहां भी बहुत उजास हो चुका है, थोड़ा समय लगे। जी, अब तीसरा मैं तो तो हमने पुष्कर द्वीप को अभी तक हमने कवर किया है, क्रॉन्च को जो नॉर्थ अमेरिका है। हमने जम्बू द्वीप को थोड़ा सा कवर किया है, जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है। हमने शार्क द्वीप को कवर किया, जो यूरोप है। अब हमारे प्लक्ष बचे हैं कुश और शालमली और पुष्कर, 4 द्वीप बचे हैं। तो प्लक्ष अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में तो सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इट इज इमर्जिंग। हाँ बोलिए। मैं इस बात को 2007 से कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ज्योतिषी हूँ। जो 5-7-10-20-10-15 किताब मैंने पढ़ा, पंकज जी से जो जाना, जहां महान साम्राज्य है जिसको प्रकृति ने एकदम भर के रखा है हर प्रकार से, उसको ये नालायक डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक है, उसको ये डार्क कहते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश सबसे कम है, जिसके कारण चमड़ी में रंग नहीं आ पाया, कच्ची चमड़ी है, उसको ये व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट होने से ये सब होता रहता है, कोई खास बात नहीं है। तो अफ्रीका को अपने संपूर्ण बल के साथ उखाड़ फेंकेगा। कारण अफ्रीका तो बहुत बड़ा है ना, इसको वो मर्केटर प्रोजेक्शन में इतना सा दिखाते हैं। अब एक्चुअली सोचिए बहुत बड़ा है। इट इज यूरोपियन इट को समझना क्या है। मैं एक्चुअली लोगों को बता वो दूं।
बौने जाइंट के साथ रह रहे हैं। यूरोपियंस क्या है, बौने हैं। रह किसके साथ रह रहे हैं, जाइंट्स के। तो लगातार दुनिया भर के प्रोजेक्शन करके जाइंट्स को बौना बताना चाहते हैं, बौनों को जाइंट। तो जो जाइंट है उसको तो दिख रहा है ना कि मैं जाइंट हूं, तू बौना है। अरे नैरेटिव कितनी देर काम करेगा। एक्चुअल ग्लोब में देखिए, अफ्रीका के सामने रशिया और यूरोप कितने दिख रहे हैं इतने से। और ये रशिया क्या है, बहुत कुछ भी फैल गया है, यहाँ फैल नहीं गया है। इसका फैलापन मान लिया है किसने, भारत के देशद्रोहियों ने। भारत के देशभक्त तो अब जो करेंगे 2029 तक करवा लेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा को बता देता हूँ कि जो सहारा डेजर्ट दिख रहा है, जो अफ्रीका का ईस्ट वेस्ट स्प्रेड है, वो 7200 किलोमीटर का है, और जो रशिया का ईस्ट वेस्ट स्प्रेड है वो 6200 किलोमीटर का है, 1000 किलोमीटर लेस। तो जितना सहारा डेजर्ट दिख रहा है उससे पूरा रशिया आ जाएगा। लेकिन रशिया तो है ही नहीं ना वो भाई। दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मैं आज के नक्शे की बात कर रहा हूँ। 20वीं शताब्दी में रशिया का नक्शा निकालिए आप। करेक्ट। आप 19वीं शताब्दी के रशिया का नक्शा निकालिए, आप यस। 18वीं शताब्दी के रशिया का निकालिए। अगर देश है तो उसकी सीमाएं तो स्थिर है ना भाई। ये तो देश की परिभाषा है ना स्थिर की। ये तो ट्रू। 20th सेंचुरी आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल इलीगल रेखाएं है ना, विच आर यस। गोइंग टू मेल्ट, going यस। to melt in 2025 to 2029। सारी करेक्ट। आर्टिफिशियल की मेल्ट कर रही है। जी, अगला प्रश्न। और रशिया पे लोग अपना आप सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया में भी इंफॉर्मेशन इस तरह। विकिपीडिया इज नॉट ए गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह का इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं, हम अफ्रीका हमने कवर कर दिया, प्लक्स कवर कर दिया, अब आते हैं पुष्कर। मेरा फेवरेट कॉन्टिनेंट है एक, जम्बू द्वीप के बाद। जम्बू द्वीप हमारा है, और वह पुष्कर द्वीप जहाँ पे मयासुर की सिविलाइजेशन है। तो वो उसके बारे में क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉलोनाइज कॉन्टिनेंट है आज के समय अफ्रीका के बाद। उसका नाम बोलिए ना, मैं इतना थोड़ी आप जितना जानती हूँ। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को मैं बहुत कम जानती हूँ भाई। एक चीज मैं बस बता सकती हूँ, जब ये चर्च नाम के आतंक वाले मनुष्यों का आतंक नष्ट होगा तो सब अपने स्वाभाविक रूप से उभरेंगे ना। और यही तो इनका लोग थे, और यहीं पर माया लोग हैं सेंट्रल अमेरिका में। मय लोग हैं। मैक्सिको शुरू होता है टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ पुष्कर द्वीप, साउथ अमेरिका। हाँ, अब इनको मैं कम जानती हूँ, लेकिन ये मुझे पता है ये बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताओं के क्षेत्र हैं। सारा यहाँ सारा पर धार्मिक है, सारा धार्मिक है वहां पे। तो आज के लोग ओपनली ओम का जप करते हैं, ओम उनका मंत्र है। तो आप ज्यादा जानते, मैं तो पढ़ी भी बहुत कम। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं डाउन अंडर में। तो डार्क कॉन्टिनेंट हमने डिस्कस कर लिया, अब डाउन अंडर। डाउन अंडर पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, शालमली। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या दिखता है आपको? ऑस्ट्रेलिया में तो जरा सा किनारे में है ये, जरा सा। अभी आप ही ने बताया था माओरी लोगों ने जीभ निकाल निकाल के अपना युद्ध नृत्य किया था पालिया में। वाका वाका, न्यूजीलैंड। हाँ, अच्छा, न्यूजीलैंड में। तो जब क्या कहते हैं, जब पेड़ कट के गिर जाएगा तो डाल पात सूख जाएगी। ये दाल पाती है। ये तो डाल पात है ना। सभी जगह सनातनी जो हैं उनका अभ्युदय दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग। यूरोपीय लोग इनवैरिबली ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर बसे
पहले तो जहां लोग बसे थे उनको मार काट के बसे, और उसके बाद ऐसी ऐसी जगह बसे जहां कभी कोई बसता नहीं था, नहीं बसता था, वहां जाके बस गए। तो रोज आंधी है, तूफान है, आग है, ऑस्ट्रेलिया का तो बराबर पड़ते हैं। और ऑस्ट्रेलिया पर तो यूरोपियंस लोग का प्रेजेंस बहुत नन्हा है। यूरोपियन लोगों को तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को देखा तक नहीं है अभी पूरा भाई। भविष्य क्या हो। एक्चुअली ये लोग जब ये लोग क्या बोल रहे हैं? सूर्योदय के स्थान पर आए। तो सूर्योदय के स्थान तो जापान पे आ गए। भारत पर आ जाइए भाई। जापान में इसलिए कहते हैं, मर्केटर प्रोजेक्शन में ऐसे फैला देते हैं तो जापान को ईस्ट में दिखा देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो नक्शा बनाते हैं उसमें तो जापान बीच में है भाई। सूर्योदय का देश भारत है। अभी अगर भविष्य की बात करें तो भारत के प्रकाश से ही संसार आलोकित होने जा रहा है। मैंने आपके चैनल पर ही बहुत विस्तार से अंकित शाह को सुना है। बहुत सारा 2-3 दिन पहले वो बहुत सारी डिटेल दे रहे हैं। अगर मुझसे पूछें तो मैं 2-4 बात कह दूंगी। 2-4 बात ये है, लाखों साल से साक्ष्य क्या है? भारतीय साक्ष्य। यूरोपीय साक्ष्य क्यों नहीं है? यूरोप बच्चा नाम का चीज कोई था ही नहीं। एंगस मेडिसन कह रहा है यूरोप का 2000 साल, उसमें 1500 साल गिनती योग्य नहीं है। तो साक्ष्य किसका चलेगा? जो था। तो भारतीय साक्ष्य के अनुसार लाखों साल से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चरल है, प्राइमरी है जिसमें खनिज वन प्राकृतिक संपदा आती है, टर्शियरी है जिसमें फाइनेंस है, सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग है। लाखों साल से कब तक? ये लोग बताते हैं 1860 वाट तक, मैं बता रही हूँ 1947 तक। अब इसके डिटेल में नहीं जा रही। इसके साथ भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समाज है। कब तक? 1945 तक, आज तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 लाख 25 लाख सैनिक गए थे। क्यों? गोरों को काटने के लिए। किसने बुलाया था दूसरे गोरे ने? अरे भाई, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए गए थे, जर्मनी को काटने के लिए, रूस को काटने के लिए गए थे। तुम्हारी औकात नहीं थी उनको काट पाने की, तब ना हमको बुलाए थे, तब हम गए थे तुम्हारी मदद करने के लिए। तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक जाइंट, सबसे बड़ा योद्धा समाज, अध्यात्म और धर्म जो आधार है, सुख का मूल है, उसमें ये क्षेत्र जो हम लोग की मेरी जो छोटी बुद्धि है, इतने ऋषि मुनि, इतने देवी देवता, गंधर्व गंधर्व किरात किन्नर की क्रीड़ा भूमि, रंग भूमि भारत। भारत कौन सा 15 अगस्त 1947 वाला नहीं भाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पांचों स्थान, सीक्योंग, तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया, ये सब भारत क्षेत्र है। ये क्रीड़ा भूमि है। अब इसके अलावा धर्म है, अध्यात्म है, और ये सारे इकोनॉमिक्स के लिए गुड गवर्नेंस बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, या जो आजकल भाषा है ग्रोथ और डेवलपमेंट, हम लोग की भाषा है समृद्धि, क्या निश्रेयस और अभ्युदय, तो ये बिना राज्य सत्ता के संभव नहीं है। राजनीति का जितना गहरा सरोकार हमारे ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों, यतियों को रहा है, देवर्षि नारद, भरत भूमि ये विराट भूमि का राजनीति सिखा रहे हैं महाभारत।
अगस्त्य मुनि, अरण्यवासी, भगवान राम को रावण विजय बता रहे। विश्वामित्र मुनि, वो ब्रह्मर्षि बनते हैं राजर्षि की बात, वो दो किशोरों को, श्री राम श्री लक्ष्मण को ताड़का वध के लिए ले जा रहे हैं, बता रहे हैं आतताई स्त्री हो या ब्राह्मण। स्त्री कौन? ताड़का, गंधर्व की बेटी थी। ब्राह्मण कौन? रावण, पुलत्स्य ऋषि के कुल में विश्रवा ऋषि का पुत्र। आतताई का वध आवश्यक है, आतताई के साथ सौहार्द नहीं किया जाता, जो मोहन भागवत जी समझाते हैं। बहुत लोग और समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? आतताई के वश में है, क्यों वश में है पता नहीं। तो भारत में राजनीति अत्यंत समुन्नत है। कैसी समुन्नत है? चक्रवर्ती राजा, एक पृथ्वीपति राजा की जो गिनती, राजा महाराजा सम्राट भूमिपति अधिपति, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, महाभारत को पढ़ के जो लिस्ट है, आप लोग कहेंगे तो सप्तोलॉजी पर मैं कहूंगी, मुझे अपने महान सम्राटों को, जिनको महात्मन कहते हैं वेदव्यास जी, महाभारत में उनका चारण बनने में अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है। क्योंकि पुण्य गाथा का जो कीर्तन करता है वह पुण्य का आदि होता है। तो राजनीति अत्यंत समुन्नत, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। लेकिन गधे यूरोपीय चर्च के प्रभाव में हमारे भाई बंधु गधे हो गए, वो उसको इकोनॉमिक्स की किताब बताते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है बे? तुमको ABCD पता है? तुम्हारा एडम स्मिथ, जिसको तुम इकोनॉमिक्स का बाप कहते हो, फादर का फादर बाप होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि बाप होने का मतलब बहुत अलग होता है, पालना पोसना। और पिता केवल औरस पुत्र को नहीं पालता पोसता है। 16 प्रकार की संतान है ना, 14 प्रकार की संतान का पालन पोषण करता है। तो कुछ फादर वादर टाइप चीज है एडम स्मिथ। उसके वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन को देखिए तो लगेगा कोई गधा बोल बाल रहा है। उस पर भी कभी कहिएगा तो एक टॉक कर दूंगी, वेल्थ ऑफ नेशंस पर गधों की तरह बात कर रहा है। तो भारत का भविष्य की जो चर्चा हो रही है, इस पर एक हल्का सा ग्रहण आता है। आप लोगों ने ग्रहण देखा होगा, चंद्रमा का और सूर्य नारायण पर राहु केतु का ग्रहण का छाया आता रहता है। ग्रहण का मतलब ग्रस नहीं लेते हैं सब। कुल क्या होता है? धरती और सूर्य के बीच में एक चंद्रमा आ जाते हैं, चंद्रमा और धरती के बीच में सूर्य देवता आ जाते हैं। तो धरती वासियों को नहीं दिखता है, उसी को ना ग्रहण कहा है। उसी को अलंकार यानी सुंदर भाषा में राहु केतु ने ग्रस लिया, ऐसा बताया जाता। अलंकार मतलब भाषा का सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य कि कठिन बात बुद्धि ग्राह्य हो जाए, कठिन बात मन में ग्रहण होने योग्य हो जाए, कठिन बात सहजता से स्मृति में स्थापित हो जाए, उसको कहते हैं अलंकार। और ये भाषा की समृद्धि का परिचायक। तो भारत पर एक छाया सी दिखाई देती है, किसको? भारतीयों को। और ये छाया कब की है? 90 साल की छाया है, थोड़ी सी गहरी होती है नेहरू एंड कंपनी के कारण। अन्यथा 43 में सुभाष बाबू ने, 44 में तो इस छाया को मार के भगा दिया था, लेकिन दिखता रहता है नेहरू और गांधी एंड कंपनी के कारण। तो भारत का भविष्य क्या है? अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना। स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत जाजल्यमान दैदीप्यमान है। क्यों है? हम चारों पुरुषार्थ करने में सक्षम हैं।
चारों पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम धर्म बिना सधता नहीं है। अब ठीक है, भारत के राजनेता, भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाकी जो पैशाचिक राक्षस है उनको तो छोड़ दीजिए, इनको धर्म कहने में जीभ ऐंठ जाती है। हमारे मोदी जी, अब इस समय मैं मेरा नरेंद्र नहीं कह पाऊं, मोदी जी का मेरा नरेंद्र हो तो कहे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कहेंगे मेरे नरेंद्र। तो फिलहाल मोदी जी को धर्म कहने में जीभ ऐंठती है, क्या कहेंगे? वो कहेंगे संस्कृति। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहेगा हम एक सांस्कृतिक संगठन है। तो भैया संस्कृति शब्द एक एब्सर्ड शब्द है, कल्चर का, तो उसके नाम पर आप जो करेंगे एब्सर्ड करेंगे। ये बुद्धि का मैल है, हट जाएगा। बुद्धि पर मैल होता रहता है। क्यों होता रहता है? शास्त्रोक्त कर्म यदि आप नहीं करते हैं, यदि आप हरि स्मरण नौधा भक्ति के 9 प्रकार कहे हैं। हमारे राजा महाराजा सम्राट निरंतर सायंकाल शास्त्रों का पठन और श्रवण करते थे विद्वानों और भक्तों के मुख से। अब बंद हो गया। खैर, तो अब हमारे मोदी जी हैं, 1000 साल गुलाम, 1000 साल गुलाम काहे? वो संघ वाले लगे हुए हैं, 1000 साल गुलाम, 1000 साल गुलाम। इस पर भी एक टॉक करेंगे। आज हम नोट करते हैं, 2-3 टॉक की मैंने बात की है, तीनों नोट करते हैं। आप भी नोट कीजिए, लाइन से कर डालेंगे। तो भारत अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करने जा रहा है। 2025 और 29 के बीच में भारतीयों को और भारतीयेतर लोगों को शत्रु मित्र तटस्थ द्रोही भक्त सबको ये दिखाई दे देगा कि भारत अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। कौन सा स्वरूप? अपना आकार, अपना योद्धा स्वरूप, अपना आर्थिक स्वरूप, अपना धार्मिक स्वरूप, अपना राजनैतिक स्वरूप। बिना राजनैतिक स्वरूप को प्राप्त किए हुए तो ये काम संभव नहीं होगा। तो मैं अपने इस भाषण के द्वारा एक निवेदन अपने नरेंद्र तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो निवेदन है, मैं और पंकज जी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी और हमारे जैसे, मेरा मानना है 8-10 लोग और होंगे भारत में और दुनिया में, इससे ज्यादा तो नहीं। हमारे जैसे क्या, जिनको ये पता है कि पिछले 70-80-100 साल में अधिकतम ये झूठा जो इतिहास राइटिंग किया गया है, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, उनकी क्या मजबूरियां थी, ये सब के सब यूरोप और चर्च और लेफ्ट वाले लोग। तो यूरोप और चर्च के मर्मज्ञ, उसके मर्म को जानने वाले मेरी समझ से 10 से ज्यादा तो भारत में नहीं। 2 का नाम मैं ले रही हूँ। तो ऐसे लोग एक मोटा मोटा 3-4 साल में ये जो झूठ है, 1000 साल की गुलामी, तो 500 साल की गुलामी, तो 750 साल की गुलामी, इस झूठ को यूरोपियन सोर्सेस और भारतीय सोर्सेस, यानी यूरोपियन लेखन और भारतीय प्राइमरी साक्ष्य आधार पर 150 रिसर्च असिस्टेंट को लेकर मोट माट लिखवा दे। मैं भारत सरकार को अपने नरेंद्र से प्रार्थना कर रही हूँ 2025 और 29 में ये सिद्ध करने के लिए। फिर 29 से 34 भी आप हैं मेरे नरेंद्र, और 34 के बाद कम से कम 36 तक भी मेरे नरेंद्र ही नरेंद्र रहेंगे भारत के। तो उस समय जो काम होना है, उस काम की आधारशिला होगी ये 2-4-5 हजार पन्ना लिख दिया जाना। तो इसको करने के लिए हम लोगों को थोड़ी कोई सुविधा प्रदान करें। अपने बल पर हम काम कर रहे हैं, अगर आप सुविधा प्रदान करते हैं या करवा देते हैं तो ये 2-3 साल में, उससे पहले हम लोग करके सटा देंगे।
आदित्य जी को बहुत धन्यवाद। सत्तोलॉजी के द्वारा हमारा ये निवेदन मेरे नरेंद्र और आपके नरेंद्र तक पहुंच। एक्चुअली कलेक्टिवली देखा जाए कि आपकी पुस्तकें, प्रोफेसर रामेश्वर जी की पुस्तकें, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की पुस्तकें और मेरी पुस्तकें, हम सबकी पुस्तकों ने एक वातावरण बदल दिया है एक तरीके से देखा जाए तो। और हमने वो करेक्ट नैरेटिव्स भी लेकर आए हैं, सिर्फ हम 4 लोग ही अगर देखा जाए तो। नहीं, और भी कई लोग हैं, कुछ को हम लोग जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते, कुछ को नहीं जानते। नीलेश, कुछ को नहीं पढ़ा है। हाँ, जी, अंकित शाह जी और नीलेश ओक जी, सबने एक वातावरण बदल दिया है। जी, तो भगवत बाकी शर्मा जी, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, बहुत लोग हैं, पंकज जी तो उसके ज्ञानी, बहुत लोग तो बुलाइए उन सबको इधर। ये बोल सकते कहाँ है सत्तावी जी से किधर छुपे हुए हैं? दो तो स्वर्ग में विराजमान है या नया रूप लेके आए होंगे। अरुण कुमार उपाध्याय जी वर्तमान में भी हैं, माने 101 लोग होंगे। मैं 10 लोग का नाम जो कह रही हूँ एक विशेष प्रयोजन से। जी, हाँ, जी, एक्चुअली क्या है, जब लोग जीवित हो तब उनका सम्मान करना चाहिए, जब चले जाए तो अरे सम्मान तो। सम्मान मत करो यार, हमारा सम्मान हमारा कर्म है, हमको काम करने की सुविधा दे दो। सम्मान फम्मान धरे रहो जी, सम्मान तो कर्म है ना, कर्म आभूषण है। चलिए मोदी जी को मैं कर्म को मूर्खों ने रिकॉग्नाइज किया कि ना किया। अब कोई हमारा राजा विद्वान कभी होगा तब कहेंगे साहब सम्मान उमान कर दो। अभी क्या चलिए राजा हमारे मोदी जी तो 1000 साल गुलामी कह रहे हैं, उनसे थोड़ी सम्मान उमान ले। चलिए आपको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ, आपने मोदी जी को अपील किया तो मैं भी बोल देता हूँ कि आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए। हमारा सम्मान तब होगा जब वो 1000 साल की गुलामी कहना छोड़ दे। करेक्ट। ऐसे योग्य, ऐसे प्रतापी राजा के मुख से पूर्वजों की निंदा शोभा नहीं देती है, ये पाप को जन्म देती है, पुण्य का क्षय करती है। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद। और भारत बुद्ध का देश नहीं है, भारत तो महान और भारतवंशियों का देश है। भाई, भगवान विष्णु के सभी अवतारों का देश है, नरसिंह का देश है। और भगवान बुद्ध ने युद्ध का सदा समर्थन किया है। बुद्धवाणी तो पढ़ो जी। 57 मिनट हो गया। चलिए आज हम यहीं पे रोकते हैं, आज तो हम यहीं पे रोकते हैं और कंटिन्यू करेंगे और दूसरे टॉपिक्स के साथ। तो दर्शकों इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, प्रोफेसर कुसुमिता का जो प्लेलिस्ट है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। एक एटलीस्ट अपने एक मित्र को जरूर भेजिए। मैं अपने योग्य सुनने वालों से 4-5 निवेदन कर रही हूँ। पहला तो वो जो मेरी फीस है जमा कीजिए, 3 बटन दबाने का, और कम से कम एक नहीं, कम से कम 5 को शेयर करने का, और जिन 5 को शेयर किया उनका नाम लिख के भेजिए, और उन 5 से कहिए सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ, रिपोर्ट कीजिए, ये मेरे सुनने की फीस है। दूसरा, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, तो जब ये सुनिएगा तो मैंने शायद 3 विषय आज बताए हैं कि एक एक पॉडकास्ट कर लिया जाए, उसको टिप्पणी में लिख दिया कीजिए, तो वो हम और आदित्य जी नोट कर लेंगे। और अभी मैं नोट करती हूँ जो मुझे याद है। मेरी फीस दिए बिना, आदित्य जी की फीस दिए बिना, आदित्य जी अपनी फीस जो मांगनी है मांगे, मैं मेरी फीस मांग रही हूँ। ये काम करके 5 लोगों से सब्सक्रिप्शन करवा के नाम लिख के दीजिए, अन्यथा देख लीजिए पुण्य फल नहीं मिलेगा, ज्ञानदान नहीं होता है। तो नमस्कार, जय सिया राम, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय सिया राम।